दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है विश्व के भूगोल के अंतर्गत आर्थिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 2 को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कॉफ़ी, रबर, नारियल और मसाले, इनमें से कौन से बागान फसलें हैं? तो आप जान लीजिए ये चारों ही बागान फसलें हैं। क्यों? क्योंकि कृषि मंत्रालय के अनुसार बागान फसल या प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत नारियल, सुपारी, कोकोआ और काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार बागान फसल के तहत चाय, कॉफ़ी और रबर और मसालों को रखा जाता है। इसलिए नारियल, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर और मसाले ये बागान फसलें हैं। इस तरह से इस विकल्प में दिए गए सभी जो हैं 1, 2, 3, 4 सभी बागान फसलें हैं। बागवानी दोस्तों हार्टिकल्चर जो है अलग होता है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि, फूलों की कृषि की जाती है। और अब मशरूम, बांस, मसाला को बागवानी कृषि के अंतर्गत स्थान मिला है। इस तरह से कोई भी बागान फसल बागवानी फसल जरूर होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई बागवानी फसल बागान फसल ही हो। अगला प्रश्न है, एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है, क्या कहलाती है? तो सही उत्तर एले क्रॉपिंग। दोस्तों एले क्रॉपिंग के अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच स्थान में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक फसली कृषि विशेषता है किसकी? व्यापारिक अन्न की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि या जैविक कृषि की? तो याद रखिएगा, एक फसली कृषि व्यापारिक अन्न कृषि की जो है विशेषता है। एक फसली कृषि का संबंध व्यापारिक अन्न प्रधान कृषि वाले क्षेत्रों से है। अगला प्रश्न है, कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है चेना, झूमिंग, मिल्पा या फेजेंडा। तो सही उत्तर फेजेंडा। फेजेंडा दोस्तों चलवासी कृषि नहीं है, जबकि चेना, झूमिंग और मिल्पा का संबंध चलवासी कृषि से है। अगला प्रश्न है, तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वो है म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिलीपींस? तो सही उत्तर म्यांमार में। याद रखिएगा, तुंगिया जो है म्यांमार में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, एक पौधा जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास और हल्के हरे और पीले रंग की पत्तियों जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण है कि नाइट्रोजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। तो सही उत्तर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए परमावश्यक तत्व है। ये पौधों की कोशिका और ऊतकों के निर्माण के लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं और पीली पड़ जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देखिए एगैरिकस, नास्टाक और स्पाइरोगायरा, इसमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर है नास्टाक, यानी केवल 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवालों का प्रयोग लंबे समय से होता आ रहा है। इसमें नील हरित शैवाल का संबंध साइनोबैक्टीरिया जेनस, नास्टाक या एनाबीना या टालिपोलिथ्रिक्स या एलोसीरा से है। ये जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर धान की फसल में। यहाँ पर विकल्प में चावल दिया गया है, तो एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग धान जैसी फसलों के उत्पादन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है नीम, एजोला, यूरिया या पोटेशियम। तो आप जानते हैं एजोला। दोस्तों एजोला को जैविक खाद या बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? गेहूं, धान, चना या सरसों? तो सही उत्तर धान हो जाएगा। दोस्तों, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अल्फा अल्फा क्या है? तो सही उत्तर अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। अल्फा अल्फा मटर परिवार की फाबेसिए का फूल देने वाला एक पौधा है जिसकी खेती एक महत्वपूर्ण चारे के फसल के रूप में की जाती है। ये दक्षिण एशिया में लुसर्न घास के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है, तो ये आपका गलत है। कारण है कि चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैसे? तो दोस्तों जो है पूर्वी अफ्रीका के 3 देश केन्या, तंजानिया और युगांडा चाय के प्रमुख उत्पादक बन गए हैं। तो इसलिए ये कहना कि अफ्रीकी देश में चाय के बागान नहीं है गलत है। चाय के पौधों के विकास के लिए ढलान युक्त उच्च भूभाग वाला क्षेत्र जिसमें मिट्टी की गहराई पर्याप्त हो, मिट्टी का पीएच मान 4.5 से 5.5 के मध्य, सर्वाधिक उपयुक्त और जैव पदार्थ यानी ह्यूमस 20% से अधिक होना चाहिए। इसलिए कारण आर सही है। अगला प्रश्न है पॉडजोल क्या है, आपको बताना है। तो सही उत्तर कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पॉडजोल सॉइल कहा जाता है। ये मुख्यतः उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास उत्तर टैगा वन या शंकुधारी प्रदेशों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मोका काफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो याद रखिएगा मोका काफ़ी यमन में उगाई जाती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। मोका यमन में उगाई जाती है। मोका नामक बंदरगाह से निर्यात होने के कारण इसका नाम मोका पड़ा है। अगला प्रश्न है कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? थीन, कैफीन, टेनिन या मार्फिन? तो सही उत्तर मार्फिन। मार्फिन जो है चाय में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि चाय का प्रयोग सबसे पहले चीन में एक चिकित्सकीय पेय के रूप में हुआ था। चाय में थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनॉल्फथेन, टेनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइनिलिन आदि तत्व पाए जाते हैं। इसमें मार्फिन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी आर्थिक सहायता शामिल की जाती है? ऑप्शन है कृषि अनुसंधान, उर्वरक, सिंचाई और पादप संरक्षण। तो सही उत्तर कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण यानी 1 और 4 ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान, कीट और रोग नियंत्रण, पादप संरक्षण के संबंध में सेवा प्रशिक्षण, सहायक सेवा और विस्तार, निरीक्षक सेवा, विपणन और उसकी प्रोत्साहन संबंधी सेवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कहवा ब्राज़ील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। श्रीलंका चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है, ये सही नहीं है क्योंकि घाना में कोको की प्रमुख कृषि फसल, कहवा ब्राज़ील की और चाय श्रीलंका की मुख्य फसल है, जबकि मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल जो है ये गन्ना नहीं बल्कि रबर है। अगला प्रश्न है हेरोइन प्राप्त होती है किससे, आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा हेरोइन का उत्पादन अफीम के पोस्ता से किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में किसे स्वर्णिम अर्धचंद्र में शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और पाकिस्तान में। तो सही उत्तर अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को, ये 1, 2, 4 आपके सही उत्तर हैं। स्वर्णिम अर्धचंद्र में मध्य और दक्षिण एशिया के अफीम उत्पादक और निर्यातक देशों को शामिल किया जाता है। इसमें अफीम का अवैध तरीके से उत्पादन और व्यापार होता है। स्वर्णिम अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इराक जो है स्वर्णिम अर्धचंद्र का भाग नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है। पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका या दक्षिण पूर्व एशिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है, जबकि ये मध्य अफ्रीकी देशों में मुख्य भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, सैक्रामेंटो सैन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर और सिट्रस नींबू वंश के फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, ये कहाँ पर अवस्थित है? कैलिफोर्निया, अलास्का, मैक्सिको या कोलंबिया में? तो सही उत्तर याद रखिएगा कैलिफोर्निया में। सैक्रामेंटो सैन जोवाक्विन घाटी जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। ये घाटी विश्व भर में अंगूर और नींबू वंशीय फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण है उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आप जान लीजिए कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती का विशिष्ट स्थान है। यहाँ अंगूर की व्यापक पैमाने पर कृषि का कारण यहाँ अंगूर उत्पादन का अधिकतर भाग शराब बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत अधिक विकसित है? तो सही उत्तर है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। दोस्तों याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित देशों में किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किए गए थे? तो सही उत्तर मैक्सिको में। आप जान लीजिए, दुनिया में पहली बार अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलाग ने मैक्सिको में उच्च उपज के किस्मों के बीज विकसित किए थे। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो सही उत्तर खैर, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की मुख्य फसल है? आपको बताना है। ऑप्शन है जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना या ग्वाटेमाला। तो सही उत्तर गैम्बिया, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मूंगफली गैम्बिया की प्रमुख फसल है। यहाँ के सकल घरेलू उत्पाद में मूंगफली की हिस्सेदारी अन्य फसलों से अधिक है। खाद्य और कृषि संगठन 2021 के आंकड़ों के अनुसार इन विकल्पों में घाना प्रमुख मूंगफली उत्पादक है और विश्व मूंगफली उत्पादन में चीन प्रथम, भारत द्वितीय और नाइजीरिया तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, मूंगफली का मूल स्थान क्या है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो सही उत्तर है ब्राज़ील। मूंगफली का मूल स्थान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पराग्वे की घाटी, माटो ग्रासो, ब्राज़ील और उसके आसपास के क्षेत्रों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन में। दोस्तों चीन, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शाल है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शहतूश शाल बनाई जाती है किससे? तो सही उत्तर चीरू या जो है तिब्बती एंटीलोप के बालों से। अगला प्रश्न है, एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो किसके उत्पादन से संबंधित है? तो एपीकल्चर शहद के जो है उत्पादन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं, अंगूर के बड़े पैमाने पर उत्पादन और अध्ययन को विटीकल्चर कहा जाता है और ये हार्टिकल्चर की शाखा का एक रूप है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर सही नहीं है, और फलों की खेती पोमोलॉजी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही नहीं है। आप जान लीजिए कि दोस्तों सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर है जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए विशिष्ट शब्दावली ओलेरी कल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि हार्टिकल्चर के स्थान पर यहाँ ओलेरी कल्चर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है। तो सही उत्तर द्वितीय। दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन के 2020 के आंकड़ों के अनुसार रेशम उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। अगला प्रश्न है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही उत्तर चीन दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए, कथन है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। बिल्कुल सही है। कारण है कि ऑस्ट्रेलियाई वासी परंपरागत रूप में मांसाहारी हैं। बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में लगभग 28.8 मिलियन गोवंशी पशु हैं, जिसमें से लगभग 1.5 मिलियन डेयरी उद्योग के लिए हैं। इससे स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। इससे ये स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि पाई जाती है? ब्राज़ील, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो सही उत्तर चीन हो जाएगा। यहाँ पर आप वर्तमान के आंकड़ों को आप देखिए तो चीन में सबसे अधिक पशुधन समष्टि पाई जाती है, भारत दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया है? ऑप्शन है बर्ड फ्लू रोग, मैड काऊ रोग, सुअर पालन में प्रयुक्त विधियां या कुक्कुट पालन विधियां? तो सही उत्तर मैड काऊ रोग, ऑप्शन बी। दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरोप में बीफ एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य की छवि को मैड काऊ रोग ने नष्ट किया। ब्रिटेन में ये रोग 1990 के दशक में सामने आया, जिसने डेयरी और बीफ उद्योग को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? चीन, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो सही उत्तर भारत हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड एनडीडीबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत 223 मिलियन टन उत्पादन अनुमान के साथ दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता 445 ग्राम प्रतिदिन है। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2022 के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार दुग्ध उत्पादन में शीर्ष उत्पादक देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड और भारत? तो सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो है भारत। ये है विश्व में दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क या भारत में? तो सही उत्तर डेनमार्क में। दोस्तों आप देख लीजिए कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय डेनमार्क सही था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान में 2020 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों डेनमार्क ही सही उत्तर होगा। डेनमार्क में दुग्ध उत्पादन जो है प्रति गाय का जो है दुग्ध उत्पादन, और इस अवधि में विश्व में सर्वाधिक प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन जो है इजराइल में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों में पहले स्थान पर भारत, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन और रूस हैं।
यहाँ पर वर्तमान में आप देख सकते हैं कि वर्तमान में शीर्ष दुग्ध उत्पादक देशों में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर पाकिस्तान, चीन और ब्राज़ील आ गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में कौन मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है? ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना या चीन? तो सही उत्तर चीन है। आप देख सकते हैं 2021 के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े बदल गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक बड़ा मक्का उत्पादक, चीन दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको बताना है। हवाई द्वीप समूह, क्यूबा, भारत या फिलीपींस? तो सही उत्तर क्यूबा को। दोस्तों, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मुख्य उत्पाद गन्ना है। इसका प्रयोग चीनी के निर्माण में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? स्टेट, स्टेंसियाज, कलखोसेज और फजेंडा? तो सही उत्तर फजेंडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राज़ील में फजेंडा एक प्रकार का बागान है जहां कहवा का उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में किया जाता है और औपनिवेशिक काल 16वीं से 19वीं शताब्दी में ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के फजेंडा में चीनी का उत्पादन होता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। चाड, तो दोस्तों चाड जो है पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रमुख देश है। नाइजर यूरेनियम के उत्पादन में। रवांडा जो है कहवा या कॉफ़ी के उत्पादन में। और बेनिन ये कपास उत्पादन में अग्रणी या प्रमुख निर्यातक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही मिलान हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं 3, 2, 4, 1, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देख सकते हैं प्रमुख प्राथमिक निर्यातक चाड का निर्यात जो है पेट्रोलियम पदार्थों का, नाइजर यूरेनियम में, रवांडा से कहवा या कॉफ़ी और बेनिन से कपास का निर्यात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? चीन, भारत, म्यांमार और वियतनाम? तो सही उत्तर भारत। दोस्तों, आप जान लीजिए कि मात्रा और मूल्य की दृष्टि में विश्व का चावल का सर्वाधिक बड़ा निर्यातक देश भारत है। अगला प्रश्न और कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये जो वीडियो है उसका अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान? तो सही उत्तर ईरान, ऑप्शन डी। खाद्य और कृषि संगठन के आंकड़ों के अनुसार ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। भारत में जम्मू और कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विश्व के भूगोल में आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कृषि और पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले आरओ परीक्षा के भारतीय कृषि खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इन प्रश्नों का उपयोग आप आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए रिवीजन के क्रम में कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।